औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन खुशामदीद कहता हूँ एक मरतबा फिर। और आज जुमरात का दिन है, रात के तकरीबन 11 बज चुके हैं और सर्दियों का ये जो वक्त है हम इसको बड़ा कैश करते हैं, कैजुअली हम मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं और क्योंकि सर्दियाँ तकरीबन जा रही हैं तो इसका इस्तेमाल बड़े अच्छे से हम कर रहे हैं। बहरहाल आज का दिन जी हमारे उन नौजवानों के नाम जो इस मुल्क की खातिर कुछ करना चाहते हैं और कर रहे हैं। हमेशा हमारे यहाँ किसी बड़े ओहदे के लिए हम कहते हैं कि 70+ बंदा ले आओ, 60+ ले आओ या 50+ ले आओ। हम नौजवानों को आगे लेकर आने की बात नहीं करते कि इनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, ये थोड़ा सा जैसे अब नाबालगी में हम उनको लेते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा, जो आज की हमारी डिस्कशन होगी, वो सारी इसी हवाले से होगी कि क्या हमारे नौजवान मुल्क की तरक्की के अंदर किरदार अदा कर सकते हैं। 3 बड़े प्यारे मेहमान बड़ी पॉजिटिव सोच रखने वाले हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मेरी राइट साइड पे मौजूद है जी, मैं आपका तारुफ कराऊँ तो आप तहरीक लब्बैक के जो हैं वो लीडर हैं, रहनुमा हैं और आपका दायमी तारुफ यह है कि पाकिस्तान का दर्द रखते हैं और इसके लिए कुछ करना चाहते हैं। मोहम्मद उस्मान खोखर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उनके साथ मौजूद है जी एक जो एडवोकेट होते हैं, वकील होते हैं, उनको लीड करने वाले, और मैं इस तरह कहूँगा कि लीड करने वाले, आप हालिया इलेक्शन जीते। जब भी मैं आपसे मिलता हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है कि पॉजिटिव इनिशिएटिव के साथ हम अपने रास्ते इस कदर क्लियर कर दें कि हम अपने पैटर्न पे, अपने रास्ते पे चढ़ जाएं ताकि कुछ किरदार अदा कर सकें। मियाँ हसन साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग जी, आपकी तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। और साथ आप हमेशा जानते हैं कि मेरा मॉर्निंग शो हो, मेरे मुख्तलिफ शोज़ हों, हम जब एनालिस्ट के तौर पर बिठाते हैं तो मैं इनके ऊपर बड़ा जिसे कहते हैं ना ट्रस्ट कर सकता हूँ कि ये कुछ नई बात करते हैं और कुछ नया बताते हैं। प्रोफेसर रियाज नैयर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग जी, आपका भी शुक्रिया। मियाँ साहब, पहले आपकी तरफ आऊँगा। उजरे वाला इलेक्शन की आपको अगेन मुबारक हो, आप जीते और आप इस्लामाबाद के अंदर जो है वो काफ़ी भारी अक्सरियत से जीत के अभी हैं कर रहे हैं। क्या फरमाएंगे कि नौजवानों को आगे क्यों नहीं आने दिया जाता? क्या रुकावट मेन बनाई जाती है? क्या मसला है कि नौजवानों को आगे नहीं आना? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको इस चीज़ का क्रेडिट देता हूँ कि चलें आपने एक इनिशिएटिव लिया है पॉजिटिव पाकिस्तान। मेरे ख्याल से इस मायूसी की दौर में अगर ये छोटी छोटी चीज़ें हमारे माशरे में होने लग जाएं तो इंशाल्लाह वाकई हम पॉजिटिव पाकिस्तान की तरफ बढ़ेंगे। इलेक्शन का एक प्रोसेस है जो हर साल होता है, हर बार में होता है, डिस्ट्रिक्ट बार्स में होता है। तो हमने अपनी बार्स में ये देखा है कि नौजवान जो वकला हैं वो बड़े इंटरेस्टेड हैं और उसकी वजह भी यही है कि वो कुछ करना चाहते हैं, वो अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं और वो अपना एक पॉजिटिव रोल जो है ना वो हमेशा अदा करना चाहते हैं। तो उसी सिलसिले में मैंने भी उसमें हिस्सा लिया और अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी और मैं एज अ जॉइंट सेक्रेटरी इस्लामाबाद बार मुंतखब हुआ। उस्मान भाई, सेम क्वेश्चन कि नौजवानों को हम आगे क्यों नहीं आने देते? हमें हमेशा ये क्यों लगता है कि अक्लमंद सिर्फ बूढ़ा हो सकता है, नौजवान क्यों नहीं होता? हालांकि डॉक्टर साहब मसला ये है कि जो बूढ़े हैं ये बहुत अक्लमंद हैं, बहुत जो है ना ये इनकी दानाई और इसमें इनका तजर्बा हो चुका है, लेकिन करप्शन में। मैं तो आपको ये पहले तो ये कहता हूँ, बड़ा ही आला आपने एक आज नुक्ता रेज़ किया है, ये बड़ी ज़रूरी इम्पोर्टेंट बात है नौजवानों को आगे लाना। इसमें पहले ही आपको एक पहले प्रोग्राम में मैं ये गुजारिश कर चुका हूँ कि पिछले 30 साला निज़ाम ने जो लोग पैदा किए हैं, मेरे ख्याल में उनमें से 90% बहुत शदीद करप्ट हैं। जिस इदारे में गए हैं उन्होंने वो इदारा ही बिठा दिया। तो मैं तो ये कहता हूँ, मैं चाहता हूँ नई सोच के लोग, जवान जो पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं वो आगे आएँ। जब वो आगे आएंगे तो कुछ बनेगा, निज़ाम कुछ बेहतर होगा। लेकिन अब डॉक्टर साहब उसमें भी एक बात है कि नए आने वालों में भी हमने ये देखना है कि वो किस माहौल से आए। आपके लिए नज़रियाती माहौल का होना ज़रूरी है। उन लोगों जिन लोगों को आप आगे ला रहे हैं उसमें भी आपने ये देखना है कि जो लोग आ रहे हैं वो किस जहनीत के लोग हैं, वो किस तरह चल रहे हैं। क्योंकि जिस जहन ने पाकिस्तान को खड़े लाइन लगा दिया है, हमारे पूरे निज़ाम को बर्बाद कर दिया है, आवाम आज इतनी परेशान है और बार बार एक ही चीज़ पे इन्हसार किया जा रहा है, वो IMF है। और IMF बार बार आपसे जो बची कुची आपकी इनकम है वो लिए जा रहा है, बाउंड किए जा रहा है। तो ये सारा निज़ाम तो आखिर बंद गली में जा रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि नए लोग आएँ, लेकिन नए लोग वो आएँ जो नज़रियाती हों, जो इस्लाम के साथ पूरी ईमानदारी के साथ जो है ना वो अपने उसूलों पे सौदा न करें। यार भाई, टॉपिक से मैं हिल रहा हूँ, लेकिन सवाल ये है उस्मान भाई की बात को बढ़ाते हुए, हम फजूल के लिबरल नहीं हो गए कि मतलब हम
मतलब खिच खच सी बना दी हमने। मतलब बाहर के लोग इस्लाम को अडॉप्ट करें, हमारी चीज़ों को अडॉप्ट करें, क्रीम आका की चीज़ों को अडॉप्ट करें, और हम फजूल के लिबरल पेंटें फटी पुरानी मेहंदियों की रस्में, फ़लाँ रस्में, ये रस्में, उसके अलावा 110 चीज़ें हमने वो इन्वॉल्व कर दी बिला वजह, जिसका कोई वो सर पैर ही नहीं है। क्या फरमाएंगे इस हवाले से? देखिए, इसमें आप ये देखें कि अल्लामा इकबाल साहब ने फरमाया था कि जो इस्लाम है वो मुझे नज़र आता है मगरब में, और जो मुसलमान है वो नज़र आता है पाकिस्तान में। अब ज़रूरत इस चीज़ की है कि उस मुसलमान को जो वहाँ पे मौजूद है उसको हम अपने अंदर अडॉप्ट कैसे कर सकते हैं। हाँ। अब यहाँ पे ये बड़ी एक बात जो हो जाएगी वो कंट्रोवर्शियल हो जाएगी कि होना यहाँ पे चाहिए कि दुनिया को हमारी तरफ देखना चाहिए, दुनिया हमारी तरफ देखे कि ये कैसे कर रहे हैं। यानी वो चीज़ कि जब एक इस्लाम पूरी दुनिया में फैल रहा था, पूरी दुनिया उसकी तकलीद करती थी कि यार क्या चीज़ है कि जब हज़रत उमर जो है वो एक दरख्त के नीचे लेटे हुए होते हैं तो बाहर से एक एलची आके कहता है कि जिस कौम का लीडर इस तरह बेफिक्री में लेट के सो जाता है एक दरख्त के नीचे, उस कौम को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। लेकिन आज के दौर में अगर देखें तो आज उसी चीज की बेसिक हमारे अंदर कमी है। मियां साहब, कमी तो है, पूरी कौन करेगा? मैं आगे जमहूर का रोना हम रोते हैं, डिक्टेटरशिप का रोते हैं, बड़े रोने रोते हैं हम। कोई हम झूठी बलाओं में भी रह रहे हैं कि ये आएगा, ये होगा, वो बड़ा अच्छा, वो बड़ा बुरा। सारे 2 नंबर हैं, सारे करप्ट हैं। कहाँ से आएगा एक मरतबा फिर जो आके एक ऐसा एक रहनुमाई करे कौम की कि कौम भी उसके ऊपर ट्रस्ट कर सके? कौन आएगा? वो एक शेर है, ना किसी हम सफ़र से निकलेगा, ना किसी हम नशीं से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। हमारी सोसाइटी ख़राब, हमारी चीज़ें ख़राब, हम ही सही करेंगे, कोई हमें बाहर से आके सही करके नहीं देगा। सही करेंगे तो हम करेंगे, उसमें हम ये ज़रूर है, उसमें हम जवानों का भी रोल होगा, हम बुज़ुर्गों का भी रोल होगा, हम पूरी सोसाइटी का रोल होगा। कोई भी एक बंदा उठ के, या मैं कोई भी आप कह दें मेरे भाई एक पार्टी से बिलोंग करते हैं, एक पार्टी उठ के आ जाएगी, वो मैं समझता हूँ कि ये निज़ाम अब यहीं तक था। अगर आप पार्टी सिस्टम पे चलना, अब हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, हमें माशरे में चेंजेस लाना पड़ेंगी, हमें माशरे में अब ये चीज़ें अडॉप्ट करनी पड़ेंगी। जो हम, आपने बड़ी प्यारी बात की कि हमने फटी पुरानी जीन्स वहाँ से सीख ली और हमारी सोच भी अब फटी पुरानी रह गई। मियाँ साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए, मतलब हम एक चेंज लाना चाहें तो आगाज़ कहाँ से करें? डॉक्टर साहब, सबसे पहली तो बात मैं एक गुजारिश करूँगा कि लिबरलिज़म की मौत उसी दिन हो चुकी थी जिस दिन एक यहूदी जज ने कुरान को पढ़ के फ़ैसला सुनाया था। आपके तारीख़ के पास बेशुमार, आपके पास भी ऐसे वाक़यात होंगे कि उन्होंने मदद कुरान से ली थी, और हम जो है वो तारके कुरान होकर ज़लील हो रहे हैं। गुजारिश ये है कि इन चीज़ों को, इन मामलात को संभालेगा सिर्फ वही लोग जो अपने नज़रियात और अपने मज़हब के साथ मुखलिस होंगे, जिनमें चोरी नहीं होगी, करप्शन नहीं होगी, जो पैसे की डकैती के लिए सोच कर नहीं आएंगे। और बार बार मैं एक बात कहता हूँ कि एक ही बात पाकिस्तान को खा गई कि मेरे 3 साल रह गए नौकरी में, मैं खा जाऊँ, मैं बना जाऊँ, मैं कर लूँ, अगला आके संभालता रहेगा। तो अगले ने भी यही सोचना। ये बराबर एक किसी ब्यूरोक्रेट, किसी एक ACDC के पास मेरे ख्याल में इतना माल है कि मेरे ख्याल में कि आप पाकिस्तान के कर्जे की एक किस्त दे सकते हैं। ऐसा क्यों है? क्या पाकिस्तान में कोई निज़ाम नहीं है? क्या आप उसको पकड़ दकड़ नहीं कर सकते? तो निज़ाम बदलेगा तभी जब नज़रियाती लोग आएंगे। डॉक्टर साहब, ये बात मैं बार बार ज़ोर दे के इसलिए कह रहा हूँ कि लोगों या चेहरों से निज़ाम नहीं बदलेगा, नज़रियाती लोगों से और उसूलों के साथ सौदा ना करने वाले लोगों से निज़ाम बदलेगा, बेहतरी आएगी। दूसरी सूरत में आप इसी में चेहरे बदलते रहेंगे, चेहरे चाहे जवान हो चाहे बूढ़े, अगर निज़ाम वही फॉलो करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? ये सब कुरान की तज़हीक हुई, नाउज़ बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, जलाया गया, लेकिन हम लिबरल इस कदर ढीठ हो गए कि हमारे सियासी बड़े रहनुमाओं को इस पे कंडेम करना चाहिए था, नहीं किया गया। मतलब हम बेसिकली हैं क्या हम ज़लीलो ख्वार इस वजह से हो रहे हैं कि अल्लाह और उसके रसूल को हमने मानना छोड़ दिया, अमेरिका, USA, और हम लिबरल होने के चक्कर में मार खा रहे हैं। हमने अपनी असलियत भुला क्यों दी है? वो मुल्क जो कलमे की बुनियाद पे बना, तो उसमें ये सारी चीज़ें ख़त्म कैसे हो गई?
देखिए, सबसे पहले तो मैं भी इस चीज़ को कंडेम करता हूँ। बहुत ज़्यादती की गई है। हमारी मुक़द्दस किताब जिस पे हमारी जान भी हाज़िर है, और इस पे आपने कहा कि हमें सियासी जमातों को या बड़ों को एहतजाज करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इस पे हमारे हर ज़ी रूह जो इस मुल्क में बसता है, उसका ये एहतजाज बनता है, और हम एहतजाज करते भी हैं। जहाँ तक रह गई बात कि हम इसको इंटरनेशनली हम इसको नहीं उठा सकते, वहाँ पे हमारे देखें ना, अभी हम IMF के चंगुल से नहीं निकल सके। हम एक कर्जादार कौम है, हम अपनी इंस्टॉलमेंट्स नहीं दे सकते, हमें ये डराया जा रहा है कि हम डिफ़ॉल्ट की तरफ बढ़ जाएंगे। तो जो लोग किसी के मकरूज़ होते हैं, वो ना अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, ना वो अपनी मजहबी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, ना वो अपनी अखलाकी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा दिवालियापन तो यही हमारा चल रहा है कि हम एक मकरूज़ कौम है। हमें एज अ कौम बैठना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, अपनी पॉलिसियों को दोबारा नजर सानी करनी पड़ेगी कि बस अब बहुत हो गया। अब हमें अपने पाँव पे खड़े होके, जब हम अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे तो हम इनको किसी भी तरह से हम इनको जवाब दे लेंगे। जब तक हम यही मकरूज रहेंगे तो ये इसी तरह हमारी इस्लामी तलीमात की तौहीन करते रहेंगे, और हम सवाए चंद अल्फाज के आगे नहीं बढ़ सकेंगे। पूरी दुनिया घूमते हैं, कर्ज उतारने का सोल्यूशन क्या है? IMF से भीख ना मांगे, सोल्यूशन क्या है? देखिए, मेरी वीडियोस में मैं अभी एक ऐसी वीडियो तैयार कर रहा हूं कि पाकिस्तान के पास 10 ऐसी चीज़ें हैं जिनमें से एक को भी अगर प्रॉपरली यूज कर लिया जाए, राइट पर्सन राइट पोजीशन पे रख लिया जाए, तो कोई एक चीज को भी अप्लाई करके आप पाकिस्तान का सारा कर्जा उतार सकते हैं। बज़ाहिर ये एक बात ऐसे लग रही होगी कि मैं मजाक है या मैं एग्जैजरेट कर रहा हूं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बताता हूं कि बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जो सिर्फ टूरिज्म पे चल रही, क्योंकि मेरा ताल्लुक टूरिज्म से है। बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं जो सिर्फ टूरिज्म पे चल रही हैं। आपके साथ पड़ोस में मालदीव है, यानी बेशुमार ऐसे सोर्सेज होते हैं, बेशुमार ऐसी चीजें होती हैं जिनसे आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। वो अपनी टोटल GDP का 60% टूरिज्म से हासिल कर रहे हैं, 60%। हालांकि आमतौर पे टूरिज्म जो है वो इनकम वाली कोई ऐसी चीज नहीं होती, उससे कोई टैक्स इकट्ठा नहीं होता। हाँ, वीजा आया, वीजे का कितने कर लेंगे उससे कोई ऐसे नहीं होता कि कोई एक दाना आप फेंकेंगे तो उससे 700 दाने निकलेंगे। ऐसी कोई चीज नहीं है। ये एक पॉइंट है। बेशुमार ऐसी कंट्रीज हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है। आज सुबह मॉर्निंग शो में आप एक कंट्री का जिक्र हो रहा था, बहरीन का। अब बहरीन को देखें तो वो कहीं से भी उसके पास कोई खास चीज नहीं है। तेल और गैस है, तेल और गैस इस वक्त बहुत, यानी अब आने वाला जो टाइम है उसकी जरूरत ही नहीं होगी। और लेकिन वो अपने जो इनकम जनरेशन की चीजें हैं वो उनको किस किस तरीके से लेके तो ऊपर जा रहे हैं। इसी तरह हम, जबकि हमारे पास जो चीज होती भी है, अब हम एक ज़रई मुल्क हैं, तो ज़रई मुल्क होने के बावजूद हमारी गंदम, हमारी दालें, हमारे खाने की चीजें अमेरिका से आ रही होती हैं। और अगर हम कहते हैं कि हमारी जो आबादी है उसमें नौजवान बहुत ज्यादा है। मैं एयाज भाई की अगर बात को बढ़ाऊं तो अवेयरनेस तो हम लोगों ने ही देनी थी। अब भी गैस क्या, बिजली क्या, कुछ भी ना इस्तेमाल करने का हो ना, तो इस कौम के अंदर फसाद भी भरा हुआ है, अनानियत, ईगो, हम लोग करप्ट हैं। हमें मट्टी पे भी जिंदा रहना होगा ना, तो देखिएगा कल इस मुल्क में मट्टी भी शॉर्ट हो जाएगी। तरबियत मियाँ साहब कैसे करें कि ये कौम जो है ना बतौर कौम अपने आप को देखें? सबसे पहले तो मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। मेरे भाई ने ये बड़ी अच्छी बात की है, रेवेन्यू कैसे बढ़ाया जाए। लेकिन पहले हमें ये तो देखना चाहिए, आप अभी भी सुबह रोड्स पे देख लें, एक सरकारी गाड़ी निकलेगी, उसके पीछे एक सिक्योरिटी गाड़ी निकलेगी, और क्या होगा, एक बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं। हमें इन चीज़ों पे बड़ी नज़रसानी करने की ज़रूरत है। हमारे अभी चले जाएं आप इस ऑफिस में चले जाएं, गवर्नमेंट ऑफिस में, मैं प्राइवेट की तो बात ही नहीं कर रहा, गवर्नमेंट ऑफिस में चले जाएं, AC चल रहे हैं, लाइटें चल रही हैं, और अफसर शाही जो है वो अपने, और उसके अलावा भी आप बात करें ना, प्रोटोकॉल्स की बात करें, जिस बंदे के पास PS नहीं होना चाहिए उसको आपने 3 गार्ड दिए हुए हैं, उसको ड्राइवर दिया हुआ है, उसको फिर खानसामा दिया हुआ है। मतलब ये किस मुल्क के अंदर रह रहे हैं? और उसके पास गाड़ी वो है जिसमें बड़ी गाड़ियाँ, जिसमें डीजल और ये वो मतलब क्या इस मुल्क की अय्याशियों की बात करें। और इस मुल्क के आपको बढ़ाऊँगा,
क्या वाकई में ही हम समझ सकते हैं कि राइट नंबर है तरीके लब्बैक? क्योंकि जो इक़्तिदार के बाहर बातें करता है वो इक़्तिदार में आके बड़ी मत मारता है इस कौम की। एक और भी वज़ीर-ए-आज़म था जिसने साइकिल पे आना था, फिर हम उस पर क्रिटिसिज्म इसलिए करते हैं कि उन्होंने पहली बार साइकिल की बात की तो सबको बड़ा अट्रैक्ट किया वो पॉइंट, लेकिन फिर हमने सिक्योरिटी रीजन पे जहाज़ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, हम तो गाड़ियों हेलीकॉप्टर भी शुरू। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, कंपैरिजन करेंगे तो कुछ ना कुछ तो इम्प्लीमेंट हमें करना पड़ेगा ना। ठीक है, फरमाइएगा कि वाकई कोई लोग ट्रस्ट कर सकते हैं इस दीनी जमात के ऊपर, और करें तो क्यों करें? डॉक्टर साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि इस पे ट्रस्ट करने का मैं इसलिए कहूँगा कि ये लोग दीनदार हैं, और दीनदार लोगों को आप जहाँ पे भी देखें उनमें पहली बात, अगर इसको इसी तरह माशरती तौर पे भी आप देख लेना, दीनदार लोगों में करप्शन के केसेस बहुत कम हैं बनिस्बत इसके कि जो आपके लिबरलिज्म या जो आपके ब्यूरोक्रेट्स या दूसरे लोग जो इस तरह दीनदार लोग इसमें कम गुनाहगार पाए जाते हैं हर मामले में। ये एक अलग बात है, मीडिया में उनको उछाला बढ़ा जाता है अगर कोई केस आ जाए, लेकिन ओवरऑल आप देखें पूरे मुल्क के, पूरे दुनिया के अंदर तो उनके केसेस कम हैं, तो अल्लाह करे वो भी ना हो। लेकिन मैं इसलिए ये कहता हूँ कि उनके पास एक नज़रिया है, वो नज़रियाती लोग हैं, और इस मुल्क को नज़रियाती और उसूलों को कायम रखने वाले लोग ही लेके जाएंगे। अभी मैं आपको ये बात गुजारिश ये करता हूँ डॉक्टर साहब, अभी कोई किसी का कोई उसूल नहीं है। पीपी में रह के फ़ायदा नहीं हुआ, पीटीआई में चले गए। मैं ये कहता हूँ कि किस तरह कोई ये कर सकता है कि एक दिन कहे कि जनाब पट्टू जिंदाबाद और दूसरे दिन गए नहीं जी इमरान खान जिंदाबाद और पट्टू साहब मुर्दाबाद। तो मैं तो ये कभी मतलब मैं अपने दिल से ये बात पूछूँ तो ऐसे बंदे का तो मेरे ख्याल में तो खुद अपना म्यार नहीं है, तो कौम के म्यार को क्या बनाएगा? ये एक समझने वाली, सोचने वाली, और ये देखें ना, ये कौम ने फ़ैसले करने हैं, कौम इन फैसलों में बहुत सुस्त पाई गई है, बहुत ही गैर जिम्मेदार पाई गई है। कौम को चाहिए कि ऐसे लोगों को उसके बाद किसी तरफ ना देखे। दूसरा ये कि निज़ाम, आप जिस निज़ाम को दुरुस्त करने की बात कर रहे हैं उस निज़ाम में यह चोरी पकड़ी गई तो पहले 17वें ग्रेड में थे तो चोरी पकड़ने के 1 महीना मुअत्तल होने के बाद 19वें ग्रेड पे आ गए। पहले वज़ीर मुमलकत थे तो बाद में वो उसी पे वज़ीर आ गए कहीं और जाके। वजह क्या है? वजह यह है कि वो जो लोग ऊपर बैठे हैं, जो उनसे मांग रहे हैं, जो इनसे ले रहे हैं, जो उनसे मंगवा रहे हैं, जो उनके साथ शामिल हैं, जो इनके साइन का फ़ायदा ले रहे हैं, वो इनको नहीं डूबने देंगे। आपको ये बात समझ क्यों नहीं आती कि सबसे पहले उन लोगों को देखना, परखना और उनको दुरुस्त करना या उनके लिए सोचना होगा कि जो इस पूरे निज़ाम को ही ले करके बैठे हुए हैं, जो अपनी मुनाफली कायम करके बैठ गए हैं, जिन्होंने करप्शन को हर जगह पे आवाज़ दे दी। और करप्शन ना हो, देखें आप किसी सीट पे किसी बंदे को ले रहे हैं तो वो भी सबसे पहले तो आप उससे पैसा ले रहे हैं। अच्छा बंदा डॉक्टर साहब आएगा, मैं कहता हूँ मैं चला गया अगर मेरे दिल में ये बड़ी ख्वाहिश है कि मैं मुल्क के लिए कुछ करूँ, कौम के लिए कुछ करूँ, एक पैसा आराम ना खाऊँ, मैं जब गया सीट पे मुझे वो कहते हैं 50 लाख रिश्वत लाओ तब बैठ सकते हो, वरना नहीं। अगर मैं कहता नहीं ये बड़ा जुल्म है, जुर्म है, मीडिया में चला गया, इधर उधर चला गया, उन्होंने कहना कि नहीं तो दूसरे ने तो बैठ जाना है, रुकना तो नहीं, उसने 50 लाख देना है, बैठ जाना है। जब वो बैठ गया तो आप मुझे ये बताएं कि उसने क्या करना है जब बुनियाद ही आपकी करप्शन पे, ये सब बुनियाद करप्शन है। अब दोनों सजरा से एक सवाल है, आपसे सवाल ये है कि आपने कानूनदान है तो इस तरह मजबूत कानून क्यों नहीं बनाते कि करप्शन ऐसी जड़ से उखड़े, फांसियों पे लटकाया जाए, इनके ऊपर साबित हो जाए, इनको कटहरों में लटकाया जाए ताकि मुल्क बेहतरी की तरफ जा सके? इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो लेजिस्लेशन बहुत ज़रूरी है। लेजिस्लेशन का जो पावर्स हैं वो हमारी पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट लेजिस्लेशन के मामले में सुपीरियर है। वो अपनी उसको अमेंडमेंट्स लेके आए, अपने कानून को दौरे हाजिर के मुताबिक चेंज करे। उसमें अब टेक्नोलॉजी का दौर है, लेकिन हमारे पास अभी भी जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो मैट्रिक पास उनकी ट्रेनिंग करने के उनको लेके आए हुए हैं। तो मुझे बताएं जो जदीद टेक्नोलॉजी, साइबर क्राइम्स, इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, वो कैसे उसको इन्वेस्टिगेट करेगा? सो उसकी बेसिकली 2 चीज़ें हैं। फर्स्ट ये कि हम लेजिस्लेशन, पार्लियामेंट हमारी लेजिस्लेशन करे, मुख्तलिफ कानून साजी करे, वो 1906 का 1860 का लॉ को बदला जाए, 2023 का कानून हो, और उस हिसाब से अपनी इन्वेस्टिगेशन जो टीम है उसकी भी उस हिसाब से ट्रेनिंग की जाए ताकि वो दौरे हाजिर के मुताबिक चल सके। मियाँ साहब की बात को बढ़ाते हुए बड़ा गुस्ताखाना सवाल है, इस्लाम पुराना हो चुका, अब नए नए गोरों के कानून माने हम, इस्लाम के कानून को फाड़ के फेंक दें। इतने लिबरल हो गए हाथ नहीं काटेंगे चोर के, इतने लिबरल हो गए कि अब सर के बदले सर नहीं, इतने लिबरल हो गए कोड़े नहीं मारे जाते। मारे ना कोड़े में देखता हूँ कि उसके बाद कौन गुनाह करता है, काटें 2 के हाथ
देखते हैं चोरी कितनी रुकती है या नहीं रुकती। जब किसी को इंजाम पे पहुंचाना है तो दो को तो लटकाना पड़ता है ना प्रोफेसर साहब। बिल्कुल ऐसा ही। डरपोकों में हम ये जो ह्यूमन राइट्स की नाम नेहाद 2 नंबर तंजीमें, इनके दबाव में आके पूरे मुल्क का स्ट्रक्चर बर्बाद कर चुके हैं। देखिए, जहाँ तक दीन और इस्लाम का ताल्लुक है, इस्लाम 1400 साल पहले भी इफ़ेक्टिव था और आज भी उतना ही इफ़ेक्टिव है। अब हमें ये देखना है कि पाकिस्तान में इसकी वो इफ़ेक्टिवनेस नज़र क्यों नहीं आती। तो इस्लाम की जो बेसिकली किसी भी जो आसमान से उतरे हुए जितने भी रिलीजन्स हैं, उनमें आपको एक चीज़ कॉमन नज़र आएगी और वो है इंसाफ, जस्टिस। पाकिस्तान में अगर जस्टिस को देखा जाए तो जैसे अभी एडवोकेट साहब फरमा रहे थे कि जो इम्प्लीमेंटेशन करने वाला बंदा है वो मजबूत होना चाहिए। मेरे ख्याल में वो अपनी जगह बिल्कुल बात सही है, लेकिन जो बंदा लेजिस्लेशन करता है, जो कानून बनाता है, उसका इस मुल्क के साथ, इस मुल्क की आवाम के साथ सिंसियर जब तक वो नहीं होगा, उस वक्त तक ना तो कोई ऐसा कानून बनेगा और ना ही कोई आगे ऐसी चीज़ होगी वो इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएगी। डॉक्टर साहब, मैं एक बात इसमें की बात करूंगा माजरत के साथ, वो ये है, मैं समझता हूँ मेरे लिए, मेरी कौम के लिए मर जाने का मुकाम है कि इंसाफ में हमारा नंबर 133 या 139 है। एक इस्लामी मुल्क के अंदर, एक ऐसे मुल्क के अंदर जिसकी बुनियाद इस्लाम है, जिसको बनाने वालों ने नारा लगाया पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और उन्होंने एक तारीख़ रखने वाला मुल्क, जिस मुल्क के अंदर पीछे आप जाएं तो उनकी एक तारीख़ है, इन्होंने दुनिया पे हुकूमत की, सब कुछ किया, इन्होंने ये बेशुमार इन्होंने फतुहात हासिल की। इस्लाम के अंदर फतुहात से भरी हुई तारीख़ है इस्लाम की। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे लिए तो सबसे पहले सबसे बड़ी हमारी जो मौत है, इस मौत से लफ्ज़ कम नहीं हो सकता, क्योंकि कौम की मौत हो जाती है जब इंसाफ पे आप, पहली चीज़ ही इंसाफ है, जब आप इंसाफ प्रोवाइड करेंगे। ये तौहीन अदालत क्या होती है? हम जब क्रिटिसिज्म करते हैं, बात करते हैं कि हक ना मिले, आप पे भी लगती, अल्लाह ना करे लगे, लेकिन लग जाती है अक्सर और बेशतर। तो आपको लगता नहीं है सबसे बड़ी अदालत की तौहीन? उस्मान भाई कह रहे हैं कि ये है कि वो 133 नंबर पे, ये तौहीन नहीं है कि 200 कुछ ममालिक में हम माशाल्लाह नीचे से टॉप में आ रहे हैं। तो अदालत को ये कभी तौहीन आई और इसका नोटिस कौन लेगा? देखिए, मैं इस चीज़ का नहीं कायल कि हम तौहीन अदालत शुरू कर दें, या एक डेकोरम है, कोर्ट है, वो मुअज़्ज़ज़ अदालतें हैं, उनका एहतराम, इज़्ज़त अपनी जगह कायम रहनी चाहिए। तो तनकीद, आप तामीरी तनकीद करें, उसमें वो हक है, किसी कोर्ट का फैसला है, उस पर आप अपनी एक राय रख सकते हैं, लेकिन आप उसका, मैं कभी भी इस हक में नहीं कि आप उसको इस तरह से क्रिटिसाइज करें कि आप उनकी कंटेम्प्ट में, उनकी पर्सनल बात पे आपको एक फैसला अच्छा लगे। मैं एक बात कहता हूँ, ये सब आपसे, वैसे मैं काउंटर क्वेश्चन के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। साकिब निसार ने जो कुछ किया, क्या वो उसकी ज़ाती बात होगी? दुनिया सारी बातें कर रही है, चले मान लिया उसके सारे कानून ठीक थे। ये जो डैम वाले बाबा का जो जिस तरह चंदा इकट्ठा करना है, क्या ये काजी को सूट करता है कि वो पैसों में इन्वॉल्व हो? क्या बाकी मुख्तलिफ और लोग हैं, मेरे नाम हाथों पे जज है, हम एक चौधरी साहब की जज की बात करते हैं, आप खुद जानते हैं कि उनके लिए लोगों ने कितना प्रोटेस्ट किया। तो ये सारा कुछ इस मुल्क के अंदर तो हुआ ना, तो आप फरमाइएगा कि ये फिर ज़ाती बात तो नहीं रहेगी ना? अगर आप वकील हैं, आप अच्छा करेंगे तो सारी वकालत का नाम रोशन होगा, आप बुरा करेंगे तो वकीलों को लोग बदनाम करेंगे क्योंकि आपका हिस्सा है। मैं जर्नलिस्ट हूँ, तो मैं यहाँ पे बैठ के बात करूँगा तो मेरा इमेज भी मेरी बिलादरी के साथ जाएगा। तो कैसे हम कह सकते हैं इंडिविजुअल साइड पे है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं कभी भी एक तो उनको डिफेंड नहीं करूँगा, अपना जवाब साकिब निसार साहब खुद देना चाहें तो उनका कि डैम फंड कहाँ गया, लेकिन मैं ये कहूँगा, मेरी ये सजेशन भी है, और ये आप इनकी जो, जब इन्होंने डैम फंड किया तो एक सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे एक पैराग्राफ दिया था, ग्राफ मीटर दिया था, जिसमें जैसे जैसे फंड जमा हो रहे थे वो बता रहे थे इतने मिलियन हो गए, इतने। तो मैं पर चंद दिन पहले भी मैंने सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट खोली हुई थी, उस पर वो मौजूद था। अगर वाकई में वो कोई, अब इस चीज़ पे तहकीक की ज़रूरत है। मैं ये इस चीज़ का कायल नहीं कि हम उसको रिसर्च ना करें और वन साइडेड हम फायरिंग शुरू कर दें। हमें पहले ये देखना पड़ेगा क्या वो जो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे पैसे शो हो रहे हैं, फंड शो हो रहे हैं। तो चले पैसों की बात नहीं करते, हमने डैम को देखा, हम डैम की भी बात नहीं करते। आप मुझे बता दें कि क्या आज तक पाकिस्तान के जितने जज आए, जितने काजी आए, उन्होंने अपना वो किरदार अदा किया जो माशरे में करना चाहिए था?
सर अगर ये बात करेंगे तो ओवरऑल आपको करनी पड़ेगी। क्या आप आप जज से तो ये उम्मीद करते हैं कि क्या उसने अपना काम किया, आप बाकियों से क्यों नहीं पूछते? सर मैं बताता हूँ मैं जज से क्यों पूछता हूँ, मुझे सुनिएगा। मेरे इस दौर का सबसे बड़ा मुसन्निफ ही जज है, मुंसिफ ही जज है। मुझे तो जज अगर चाहे तो मैं जमहूरी हो जाता हूँ, जज अगर चाहे तो मेरा तालीमी निज़ाम अच्छा हो जाता है, जज अगर 2 लटका दे तो मेरे मुल्क के अंदर स्ट्रीट क्राइम कम हो जाता है, जज अगर चाहे तो मेरे मुल्क की इकॉनमी 2 दिनों में ठीक हो सकती है, करप्शन के ऊपर लटकाए लोगों को। मैं तो जज से सवाल करता हूँ ना, क्योंकि अल्लाह और उसके हबीब के रसूल ने जज को जो इम्पोर्टेंस दी है, इज़्ज़त दी है, जो कुरान ने दी है, वो शायद ही किसी और को दी हो। मैं हम सारे जितनी मर्जी डिबेट कर दें, यहाँ पे जज अगर बैठ के हम चारों को बगैर सबूत के भी फांसी पे लटकाए तो हम सारों में से कोई भी जो नहीं है जो इतना जोरावर हो या कदावर हो कि हम उसके सामने खड़े हो सके। और ऐसे 110 केसेस हैं, मियाँ नवाज शरीफ की न्यायाली से लेकर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी से लेकर और 110 मिसालें हैं। आप ये ना कहिएगा कि जज मजलूम है या जज को टेबल नहीं प्रॉपर मिल रहा तो इसलिए फैसले के लिए पेन। मैं पहले मियां ऐसा साहब से इसका जवाब लूंगा, फिर आपकी तरफ आऊंगा कि उसका पेन इस वजह से रुक जाता है कि उसके पेन के अंदर स्याही नहीं ठीक। वो चाहता तो उसके टेबल भी अच्छे होते, उसकी स्याही भी अच्छी होती। हमें जज के ऊपर तो मेरे ख्याल में, या आर्मी चीफ अब इस चीज़ का रोना रोए तो मेरे ख्याल में ये गलत होगा। देखिए मैं ये कहता हूँ कि हर करप्ट जज, हर करप्ट फर्द को आप ऐसे ही ट्रीट करें जैसे किसी करप्ट को करना चाहिए। कभी भी उसको डिफेंड नहीं करूंगा। कोई करप्शन करता है तो वो, जहां तक रही बात कि आप कहते हैं कि लटका दें, ये कर दें, वो कर दें, एक कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे पास, मौजूदा लॉज हैं हमारे पास, क्रिमिनल कोड है, वो प्रोसीजर के पाबंद है। जो सजा तजवीज़ पार्लियामेंट करेगी उसके बाद सेकंड अपॉर्चुनिटी, सेकंड जो आएगी जिम्मेदारी, वो आएगी इन्वेस्टिगेशन पे। जज ने फैसला करना है इन्वेस्टिगेशन पे। आपने कितने केसेस का हवाला दिया, उसमें जो इन्वेस्टिगेशन हुई, मैंने नहीं आज तक किसी भी जगह पे ये सुना कि उस इन्वेस्टिगेशन पे आपने क्रिटिसाइज किया हो। उस इन्वेस्टिगेशन को जैसे बनाया गया था, उस JITs को बनाया गया था, JITs के मेंबरान को बनाया गया था, उस पे नहीं किया। और वो जो रिकॉर्ड उन्होंने जज साहब के सामने अवेलेबल किया, उस पे हम आज तक भी अच्छा चले मेरी बात चाहिए। आप खुद समझदार बंदे हैं मियां साहब, क्योंकि उस्मान भाई की तरफ जाना है, मैंने मैसेज लेना है, प्रोग्राम का टाइम मेरा करीब लगा हुआ है। जब पहली बार अगर मैं आपके पास जाता हूँ ना, तो आप अल्लाह को हाज़िर नाज़िर रख के बताएं कि आपके पास आज तक 100 लोग आए केस लेने के लिए, क्या आपको 100% श्योर नहीं हो जाता कि आपका जो जिसकी आप वकालत कर रहे हैं वो हक पे है या सच पे नहीं है? ये आपको पहले दिन नहीं पता चल जाता? देखें, ये जो आप कह रहे हैं ना, जो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है ना, ये वो बताते हैं। मैं कोई भी ऐसा आला, जादू का आला नहीं कि मैं देख के बता, जो डॉक्यूमेंट्स मेरे सामने पड़ेंगे वो बोलते हैं कि मैं सच पे हूं, मैं नहीं हूं। कभी भी इंसान की गुफ्तगू से आप गुफ्तगू को छोड़ दें, आप उसके पास 10 मीटिंग, आप उसकी 10 तारीखें जब कर चुके होते हैं, तो क्या आपको लगता है, मतलब आपके पास वो भी आए होंगे केसेस, और हर इंसान का अपना सच भी है। हम ये नहीं कह सकते कि सारे कोर्ट में केसेस गलत हैं। हर इंसान, जब मियाँ बीवी लड़ रहे होते हैं तो चलो वो एक अलग, लेकिन आपको कुछ हो तो महसूस तो हो जाता है ना। वो जज मौला अली के पास, मैं एक वो केस की कोड करना चाहूँगा। मौला अली के पास 2 माएँ आ गई, एक ने कहा मेरा बच्चा है, दूसरी ने कहा मेरा बच्चा है। तो जब मौला अली ने फैसला सुनाना था तो आपने फरमाया कि इस तरह करो। जब दोनों माओं ने लड़ना, उन्होंने सारी चीज़ पूरी कर दी, तो दोनों माएँ लड़ रही हैं। अब ये हालत है कि बच्चे के कपड़े तक फाड़ दिए गए, खींचते खींचते एक दूसरे को। मौला अली ने बच्चा लिया और फरमाया कि इसका हल ये है कि इस बच्चे को गला काट दिया जाए। बच्चे की महज उम्र 6 महीने थी। तो जब बच्चा काटने की बारी आई तो एक माँ रो पड़ी। उसने कहा अभी काटो नहीं, तुम लोग इसको दे दो, क्योंकि मैं जो है वो, मौला अली ने फरमाया कि ये हकीकत ही हकीकी माँ। ये तो मैं फिर जज, उनको हम पैरोकार है ना, हम तो उनको मानते हैं कि ना कोई DNA रिपोर्ट थी, ना कोई टेस्ट ट्यूब थी, ना कोई बड़े फैसले, और 110 मिसालें हैं मेरे सामने। बिल्कुल है। और साहबा कराम को सजाएं सामने बिठा के दी गई, ठीक है, और यही निज़ाम था। हम तो कहते हैं एहतसाब एहतसाब, तो मुंह टेढ़े हो जाते हैं, लेकिन एहतसाब होता क्यों नहीं है? देखिए बात, अब जिन हस्तियों की आप बात कर रहे हैं, अब मैं नहीं समझता कि आज के जज को मैं उस के मतलब बराबर भी, कहीं नीचे भी लेके आऊं। जहां तक रही जज की बात, तो जज यहाँ पे कानून के मुताबिक अमल दरामद होता है। जो लॉज मौजूद हैं, जो डॉक्यूमेंट्स कोर्ट्स को दिए जाते हैं, होंगे करप्शन भी होती है, गलत फैसले भी होते होंगे, लेकिन वो भी एक कोड ऑफ कंडक्ट का पाबंद है। कभी भी ये उसको, अगर ये उसने खुद अपनी आंखों से भी देखा हो ना
कि ये वाकई बंदा राइट पे है, लेकिन जो चीज डॉक्यूमेंट्स बोलेगी तो वो उसके मुताबिक ऑर्डर देने का पाबंद है। सो ये सबसे पहले तो आपको, मैं वहीं बात, मेरी कंक्लूजन वहीं पे है कि आपको अपने लॉज, मतलब आप फैक्ट एंड फिगर के अलावा कोई बात नहीं कर सकते। ऑब्वियसली आपको पहले अपने लॉज चेंज करना पड़ेंगे जो कि पार्लियामेंट सुपीरियर है, फिर आप उस्मान भाई कौन सा ऐसा लॉ ले आए जी कि वोट को इज्जत भी मिल जाए, गरीब को उसका हक भी मिल जाए, रोटी भी मिल जाए, सब कुछ बेहतर चले, कौन सा ऐसा? डॉक्टर साहब पहली गुजारिश तो मैं ये करूँगा कि बड़ा ही अजीब सा एक मामला हमारी ज़हनियत में बन गया है कि जब बात की जाए इस्तेहदर करार की या बात की जाए इस्तेहद सैयदना उमर फ़ारूक की, तो हम कहते हैं वो जी वो लोग तो वो बड़ी हस्तियाँ थीं, उनका दौर को छोड़ें, आप आपकी बात करें। तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि उन हस्तियों ने हमारे लिए अपना पूरा एक अमल छोड़ा है जिसको हमने अपनाना है, और हमने भी उसमें कामयाबियां तब भी हासिल करनी है कि जब हमने उनको अपनाना है। ये एक बेहतरीन ये क्लेवर होने की हमारी दलील है कि जब हम इसको ऐसा कह देते हैं तो हम उनको छुट्टी दे देते हैं जो गलत कर रहे हैं वो छुट्टी पे चले, बस ये उनकी बात, छुट्टी 20वीं सदी में है, पकड़े इनको, लटकाएं इनको। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं, कभी किसी ने कहा कि मुझे ये प्रोटोकॉल ना दो यार, मैं ही सैल नहीं? कभी किसी ने कहा नहीं यार ये जो ऊपर से जो पैसे जो फंड्स आ रहे हैं, जो कितनी तनख्वाहें बढ़ी हैं जी, पार्लियामेंट ने फैसला किया जी आपकी तनख्वाह 6 लाख कर दी है, तो यार 6.5 होनी चाहिए। अभी पता चला है कि मियां साहब ने 1.5 अरब की गाड़ियां मंगवाई। डॉक्टर साहब मुझे 1.5 अरब की गाड़ियां, और मुल्क इन हालात में किसी एक सियासतदान, किसी एक ब्यूरोक्रेट, किसी एक एसी, किसी एक जज ने ये बात की कि यार पार्लियामेंट ने इस मरे हुए मुल्क में हमारी तनख्वाहें क्यों बढ़ाई? किसी एक बंदे ने ये बात की, तो फिर मुर्दों में हम क्या बोलें, क्या बात करें? दूसरी मेरी गुजारिश ये है कि मेरे बहुत प्यारे भाई हैं मियाँ साहब, माशाल्लाह हम अच्छे जहन के साथ एक कौम के एक निज़ाम को बदलने की कोशिश में कोशाएँ और रहेंगे, ये अपनी फील्ड में, हम अपनी फील्ड में। गुजारिश ये है कि डॉक्टर साहब मैं ये कहता हूँ कि आप शरिया कोर्ट को एक्टिव कर दें पाकिस्तान में, शरीयत का निज़ाम, शरिया कोर्ट को एक्टिव कर दें, सारे फैसले पार्लियामेंट से लेके ऊपर नीचे सब आप पहला फैसला शरिया कोर्ट से लें। मैं ये कहता हूँ कि आप इस कानून को जो आपने पढ़ लें, जो जिसको देखिए मियाँ साहब जो बात कर रहे हैं ये बाउंड है, ये गलत नहीं कह रहे, ये शरिया का निज़ाम नाफिज हो सकता है। फिर मैंने आपसे एक सवाल है जी कि क्या खूनी इनकलाब की जरूरत है? प्रोफेसर रियाज नैयर साहब, क्या खूनी इनकलाब की जरूरत है? शरिया का निज़ाम नाफिज हो सकता है? देखिए पहले मैं आप लोगों के साथ ये नॉलेज शेयर करता जाऊँ, ऑलरेडी फेडरल शरीयत कोर्ट इस्लामाबाद में मौजूद है, जो जितने भी शरई फैसले हैं उसको उस पे उन्हीं की जजमेंट्स आती हैं। बात अब यहाँ ये हो रही है कि क्या हम कानून की इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं या कानून गलत की बात कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा कानून को भी आप इम्प्लीमेंट कर लें तो आपके बात वही है। मैं अगर मियाँ साहब से पूछूंगा कि मियाँ साहब मुझे एक कोई बताएं इद्दत, एक कोई मुझे तलाक बता दें कि 40 दिन बीवी को बिल्कुल अपने हस्बैंड के साथ रहना है, जब उनकी डिवोर्स हो जाए, वो उसका रखवाला है, इद्दत उसके पास पूरी करेगी। तो यहाँ पे कितनी डिवोर्स ऐसी होती हैं जिसमें 6 महीने पहले औरत जाके हॉस्टलों में रह रही होती हैं, आगे पीछे रहती है। ये भी शरीयत का नफाज ही था ना। डॉक्टर साहब ये प्रोफेसर साहब फिर जो आखिरी बात करूँ, मियाँ साहब ने फिर छुट्टी दे दी है, प्लीज़ मैं इनसे गुजारिश करूँगा छुट्टी ना दिया करें। तो ये इन्होंने काम करना है, इनको कहें कि यार ये काम करो। मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि ये शरिया कोर्ट मौजूद है, लेकिन शरिया कोर्ट को इन्होंने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया और ना करना चाहते हैं। और जो मियाँ साहब बात करते हैं, इनको एक बुक कानून की दी गई है कि इसकी फ़लाँ दफ़ा के तहत फ़लाँ इसके इस फैसले के तहत आपने ये बात करनी है और इससे हट के आप नहीं कर सकते। इसको आप छोड़ दें, मुल्की निज़ाम को, और शरीयत के बाहर कोई भी चीज़ नहीं है। जो आप और मैं इस वक्त हम बैठे हैं, हम भी शरिया के कानून के अंदर बैठे हैं यहाँ पे, हम भी यहाँ जो बात कर रहे हैं शरीयत के अंदर बात कर रहे हैं। शरिया को, शरीयत के कोर्ट को आप एक दफ़ा एक्टिव 1 साल के लिए कर लें। मुल्की सतह पे ब्यूरोक्रेट्स के मामलात पे, निकाह और घर और मैं फैमिली और सारी ये ज़मीनों हर चीज़ पे आप कोर्ट को 1 साल चला लें। देख लीजिएगा डॉक्टर साहब, मैं रहूँ ना रहूँ, आपको एक निज़ाम बदला हुआ नजर आएगा। मैं इस पर थोड़ा रिबट करना चाहूँगा कि मैं भाई के आर्गूमेंट्स की कदर करता हूँ, तो शुरू इनको अपने मदरसों से करना चाहिए। हमें अपने रूट लेवल से, जब अपने घरों से शुरू करना है, घरों में शुरू करना चाहिए, अपनी तलीम गाहों से शुरू करना चाहिए, अपने आप से शुरू करना चाहिए, क्योंकि ये एक मजहबी जमात के नुमाइंदे भी हैं। सो मैं स्पेसिफिकली मैं फिर वहीं पे आता हूँ कि इनको पहले अपने आप पे ये अमल दरामद करना चाहिए, जिसको देख के पॉजिटिव रिजल्ट आए तो हम उसको आखिरी बात खत्म हो गया ना साहब, फिर छुट्टी देंगे किस बात पे? देखें जो ये सैलरीज प्रोटोकॉल और सीटों पे बैठे हुए वो आज़ाद हो जाएं और मदारिस के लोग करें। यार छुट्टी ना दें मियाँ साहब, मैं ये कह रहा हूँ
मैं खूनी इनकलाब के हक में बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन मुझे बदकिस्मती से ये कहना पड़ता है कि आजकल जो हालात जा रहे हैं वो उसी तरफ गामज़न है। छोटा छोटा मैसेज उस्मान भाई, वन लाइन मैसेज। इंसानियत पे कायम हो जाएं, इस्लाम पे कायम हो जाएं, गुनाहों की ज़िंदगी को छोड़ने की कोशिश करें और अपने रब से दुआ करें कि अल्लाह हमें दुरुस्त करे, उसके बाद हमारे लीडरान को दुरुस्त करे। आमीन जी। मियां साहब, मेरा यही है कि पहला स्टेप मैं खुद लूँ, हम खुद लें और आज से शुरुआत हो, हम पॉजिटिव पाकिस्तान की तरफ जाने, अपने आप से शुरुआत अपने करें। आप से बेहतरीन। जब तक हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का इंसाफ यहाँ पे कायम नहीं होगा, उस वक्त तक ये मुल्क ठीक नहीं हो सकता। नज़ीर, आपने सुना अल्लाह तबारक व तआला से हज़रत मूसा जब कलाम करने गए तो फरमाया, मौला फ़िरौन तेरा बंदा है, खुदाई का दावा करता है, तो उसको तू हलाक क्यों नहीं कर देता? ये सबको कहता है कि मुझे सजदा करो, मुझे पूजो, मेरे अलावा कोई खुदा नहीं, तो मौला तू इसे हलाक क्यों नहीं कर देता? अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया कि ऐ मूसा, ये मेरे बंदों के साथ इंसाफ करता है। नाज़िर, कुफर का निज़ाम चल सकता है, इंसाफ के बगैर निज़ाम नहीं चल सकता। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त इस दुआ के साथ, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला हम पर फजल व करम फरमाए और इन जैसे लोग जो पॉजिटिव माइंड रखते हैं वो मुल्क की इस्लामियत के लिए, मुल्क के लिए किरदार अदा कर सकें। अल्लाह ने के बाद।